हमने जो है जनरली दो सिचुएशन, जी जी आपकी जोबिया लग गई है, जी जोबिया, हमने जो है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किए थे, एक का नाम था एस और दूसरे का नाम था एस डैश। एस डैश है मेरा रेस्ट वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस है मेरा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे इस तरह लगा देता हूँ, ये पॉइंट। तो मैं आपसे पूछूं, बताएं ये पॉइंट कितनी दूर है एक्स, इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो यहाँ से ये इतनी दूर है, इसके कोऑर्डिनेट के अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स डैश जितनी दूर है। वाई में कितनी दूर है, वाई में ये वाला डिस्टेंस लेंगे तो वाई में मैं कह लेता हूँ वाई डैश दूर है। और जेड में कितनी दूर है, तो जेड एक्सिस का कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, जेड में जेड डैश दूर है। यानी कि ये वाला पॉइंट इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितनी दूर है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और अगर मैं इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसी पॉइंट को देखूं तो ये वाला पॉइंट कितनी दूर होगा, जरा देखते हैं। मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए ये वाला पॉइंट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक्स के अंदर कितनी दूर है, इतनी दूर है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एक्स के रिस्पेक्ट से ये हो गया एक्स। वाई में कितनी दूर है, वाई में देखो इतनी ही दूर है, वाई में सेम डिस्टेंस पे, हाइट तो सेम है ना, हाइट में तो चेंज नहीं हो रही, वो आगे जा रहा है, आगे पीछे का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन हाइट का तो चेंज नहीं हो रहा, ऊपर तो उतना ही है। तो वाई का डिस्टेंस सेम है। इसी तरह जेड में भी मैं बोल रहा हूँ चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ आगे पीछे मूव हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में अलग है डिस्टेंस, बाकी आप नोटिस करें वाई और जेड में डिस्टेंस सेम है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सिर्फ हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं आगे की तरफ, एक्स डायरेक्शन वन डायमेंशन का चेंज ऑब्जर्व कर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्स डैश है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है, एक्स है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस डी है। तो अब इन तीनों को रिलेट कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम ये बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस एक्स का है, ठीक है, एक्स डैश जो है वो आपका बराबर है, एक्स को आपने माइनस करना होगा किससे, डी से, तब आपका एक्स आएगा। देखें, आपको डी से माइनस करना होगा। कैसे कह रहा हूँ मैं ये बात, आप ज़रा दोबारा यहाँ पे आके चेक कर लें। देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक डी है। अगर एक्स में से डी को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश आ जाएगा। जी जी लिखना भी है, डायग्राम भी बना दिए। डायग्राम समझ नहीं आई भाई, यहाँ से समझो ना, ये मोशन वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये रेस्ट वाला है। मोशन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये वाला पॉइंट कितनी दूर है, एक्स एक्सिस में बात करें, वाई जेड तो ज़बरदस्ती बनाया है, तो मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस दूर है, और इससे कितनी दूर है, एक्स डैश डिस्टेंस दूर है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, मैंने मान लिया डी। तो अब इन तीनों को ज़रा रिलेट करो, तो कैसे करोगे, एक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, डिस्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट करो, वाई से करो, जेड से करो, है तो डिस्टेंस ही ना। अरे भाई दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ, देखो ये रिजॉल्व कर दो, फिर भी नहीं रिजॉल्व, खैर बाहर यहाँ बना देता हूँ। देखें, अब कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लिएगा, ठीक है। वर्डिंग इसकी बुक के अंदर पेज नंबर 224 है, जहाँ पर आपको वर्डिंग मिल जाएगी, पेज नंबर 24। अच्छा खैर बहरहाल, वर्डिंग के अलावा पहले डायग्राम से स्टार्ट करें, आसान सी डेरिवेशन है, सिर्फ डायग्राम का खेल है। देखें ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, सॉरी ये है मेरे पास जेड एक्सिस मान लेते हैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास कौन सा एक्सिस हो गया, वाई, ये मेरे पास कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स, ये मेरे पास कौन सा एक्सिस हो गया, जेड, ठीक है। अगर ये मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और मैं आपसे पूछता हूँ बताएं ये वाला पॉइंट कितनी दूर है, तो आप एक्स में मेजर करेंगे, वाई में मेजर करेंगे और जेड में मेजर करेंगे, फिर बताएंगे ये पॉइंट कितनी दूर है ना। तो आप इसके जो कोऑर्डिनेट है वो बताएंगे कुछ इस तरह, एक्स में ये एक्स जितना दूर है, वाई में ये वाई जितना दूर है, जेड में ये जेड जितना दूर है। अभी एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे डिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं ना, कितनी दूर है, तो कितना डिस्टेंस है वो एक्चुअल में एक्स वाई जेड है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, इसमें कोई मसला,
हाँ हाँ, वाई एक्सिस को जेड की जगह लें, जेड को एक्स की जगह लें, एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वैसे भी एक्स एक्सिस को देखना है, बाकी तो देखना ही कोई नहीं। अच्छा, अब मैं बनाता हूँ एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक और बंदा जो है वो मुझसे थोड़ा आगे खड़ा हुआ है, यूँ मान ले चलें आसानी के लिए। एक और बंदा जो है वो यहाँ पर है, वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये उसका वाई एक्सिस हो गया जिसको वाई डैश कह दिया, ये उसका एक्स एक्सिस हो गया जिसको एक्स डैश कह दिया, ये उसका जेड एक्सिस हो गया जो जेड डैश कह दिया। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूँ इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस है ये, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश, ठीक है। और इसको अगर यहाँ तक पहुँचना है तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा, एक्स। तो मैं यहाँ से बना देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स डैश है, क्योंकि इस वाले रेफरेंस फ्रेम से ओ डैश वाले से एक्स डैश कहलाएगा। और यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको मैं डी मान लेता हूँ। तो 3 डिस्टेंस हो गए। इसको मैं इससे समझा रहा था, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऑब्जर्व हम इसे कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स डैश है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डी है। क्लियर है ये बात? तो अब इसको इक्वेशन में अगर हम इक्वेट करें, मिलाएं, एक ही इक्वेशन में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे इसे? इसे हम लिख सकते हैं कि भाई जो आपका एक्स डैश है वो बराबर है एक्स माइनस डी के। कैसे बराबर है दोबारा देख लो, जो एक्स डैश है यहाँ से यहाँ तक, अगर आप पूरे एक्स में से डी को माइनस कर दें तो एक्स डैश आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्स डैश बराबर है एक्स माइनस डी के, जबकि वाई डैश और वाई बराबर है, जेड डैश और जेड बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम बोल रहे हैं जेड और एक्सिस में वो मूव ही नहीं कर रहा, ना जेड एक्सिस में देख रही है। यानी कि एक गाड़ी ज़मीन पे चल रही है, मैं आपसे पूछूं बताओ वो कितनी ऊपर है, तो ऊपर ना वो आपके लिए ना मेरे लिए, वो ज़मीन पे ही है। तो हाइट के एतबार से दोनों के लिए सेम है ना। अच्छा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि एक्स एज इट इज़ माइनस डिस्टेंस की जगह लिख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ अब आप देख रहे हैं कि चेंज सिर्फ इसमें आ रहा है, बाकी सेम है, तो इनसे हमें कोई काम नहीं, हम सिर्फ ये वाला उठा लेते हैं कि एक्स डैश जो है वो आपका बराबर है एक्स माइनस वेलोसिटी इनटू टाइम के। अब हमें ना एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स से है, और फोर्स नेट फोर्स को चेक करना है कि एक्ट कर रही है या नहीं, तो हमें वहाँ से पता चलेगा न्यूटन्स का लॉ वैलिड है या नहीं। तो फोर्स के लिए हमें डिस्टेंस से जाना होगा वेलोसिटी पे। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका मतलब मुझे इसको टाइम से डिवाइड करना होगा, तो मैंने कहा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी। तो एक्स डैश को डिवाइड करा टी से इज इक्वल टू एक्स को डिवाइड करा टी से माइनस वी टी को डिवाइड करा टी से। ये टी से टी तो कैंसिल हो गया। अब देखो एक्स है तो डिस्टेंस ही ना, आप भले उसको एक्स बोले वाई बोले जेड बोले, है तो डिस्टेंस ही, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन जाता है? वेलोसिटी। तो ये बन गई वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी डैश, ठीक है। और वी एक्स डिवाइडेड बाय टी ये बन गई वेलोसिटी, और माइनस यहाँ पे स्मॉल वी बच गया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी है। इसको उधर भेज दें और वी डैश को इधर लें, को फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ऐसे भी रहने दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉजिटिव इक्वेशन बनाना चाह रहे हो तो इसको क्या करो, v इज इक्वल टू वी डैश प्लस वी कर लो, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू वी डैश प्लस वी। ये हो गई वेलोसिटी की इक्वेशन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, रेस्ट वाले की भी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले की भी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दो सिचुएशन है, एक होगी फॉर इनिशियल वेलोसिटी, पहले उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज होगी ना। तो इनिशियल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? v1 इज इक्वल टू वी डैश प्लस वी। v1 इज इक्वल टू वी वन डैश प्लस वी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा?
फाइनल वेलोसिटी के लिए हो जाएगा v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v। ये हो गई इक्वेशन नंबर ए, ये हो गई इक्वेशन नंबर बी। अब बात ये है कि हमें वेलोसिटी भी नहीं चाहिए, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए थी ना, याद है? हम फोर्स निकालने के लिए जा रहे हैं, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो दोनों की सेम आनी चाहिए, फोर्स सेम आनी चाहिए, न्यूटन्स का लॉ दोनों में सेम होना चाहिए। हम ये साबित करें तो हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन एज। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि इनिशियल टाइम 0 है तो t2 माइनस t1 नहीं बल्कि t हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि टाइम दोनों का एक साथ शुरू हुआ होगा। तो अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टाइम t है ना, तो इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टाइम होगा t डैश, लेकिन जो t होगा वही t डैश होगा, दोनों के लिए टाइम तो सेम ही होगा ना, एक साथ ही शुरू हुआ होगा। तो देखिए अब आगे क्या हम क्या करते हैं। आगे मुझे v2 माइनस वी वन अगर बनाना है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए, ये v2 इसके पास है, v1 इसके पास है, तो इक्वेशन b को इक्वेशन a से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो बन जाएगा v2 माइनस वी वन। तो मैं कहता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इक्वेशन b बाय इक्वेशन a। तो देखिए क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v माइनस v1 डैश प्लस v। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होती है, राइट हैंड साइड से माइनस होती है। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस v1 डैश माइनस v से v कैंसिल कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस वी1 डैश। अभी भी एक्सेलरेशन नहीं आई है। अच्छा मैं दिखाता हूँ पिछली स्लाइड, अभी भी हमारे पास क्या नहीं आया, एक्सेलरेशन नहीं आई है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय t इज इक्वल टू टी डैश, यानी कि इस वाली साइड को t से डिवाइड करते हैं, इस वाली साइड को t डैश था, और दोनों बराबर भी हमने ये भी बता दिया। तो v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई टी हो गया, और v2 डैश माइनस वी1 डैश डिवाइडेड बाई टी हो गया। तो ये बन गई एक्सेलरेशन और ये बन गई एक्सेलरेशन डैश। इससे पता है साबित क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन मूविंग फ्रेम में प्रोड्यूस होगी वही एक्सेलरेशन रेस्ट फ्रेम में प्रोड्यूस होगी। तो इससे ये भी साबित हुआ कि जो f बराबर होगा वो f डैश के बराबर होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है ना, f इज इक्वल टू एम ए होता है, तो ये हो जाएगा एम ए डैश। ए दोनों का सेम है, मास वैसे भी सेम है, तो फोर्सेस भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इससे साबित हो गया कि मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड हो या फिर एट रेस्ट हो, दोनों के अंदर न्यूटन्स का लॉ जो है वो वैलिड होता है। ये हमने प्रूफ करना था। अब पिछली स्लाइड कह रही हैं आप, तो ये देख लीजिए पिछली स्लाइड। अब इस डेरिवेशन को कॉपी कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो वो डिस्कस कर लीजिए, फिर हम चलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ इसके बाद। अच्छा, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो बातें कही थी वो ये थी कि सबसे पहला पॉइंट इसने पोस्टुलेट में ये दिया था कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। आप किसी के बारे में एब्सोल्यूट कह देना, एब्सोल्यूट मोशन आप किसी की ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट है ही नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब है एकदम एग्जैक्ट आप बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये है कि जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें न्यूटन्स के तमाम लॉज जो हैं वो वैलिड होते हैं, ठीक रहेंगे, वैलिड रहेंगे तमाम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे वो मूविंग है चाहे वो रेस्ट में है। दूसरी बात इसने कही, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है, ये तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही रहेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ऑब्जर्वर और सोर्स किस तरह मूव कर रहे हैं। जैसे अगर ये सामने दीवार है, ठीक है, इस दीवार पे मैंने टॉर्च मारी, तो टॉर्च जो है वो जाके इससे टकराई, और एक बंदा गाड़ी में तेज़ी से भागता हुआ आ रहा है, मतलब तेज़ गाड़ी उसकी बहुत तेज़ चलाता हुआ आ रहा है, और उसने टॉर्च ऑन करी, उसकी टॉर्च भी यहाँ पे पड़ी, तो दोनों का स्पॉट एक साथ यहाँ पे नज़र आएगा, सेम स्पीड से लाइट ट्रैवल करके यहाँ पहुँचेगी। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता, मतलब लाइट के लेके तो होता है, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आम ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर मैं यहाँ से खड़े होकर इसको थ्रो करूँ और भागते हुए आके थ्रो करूँ, तो ये भाग के जो थ्रो करा है वो तेज़ आके हिट होगा, और जो रेस्ट में थ्रो कर रहा हूँ वो देर से हिट होगा। लेकिन लाइट के लिए इसने कहा था कि लाइट एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है, चाहे आप मूविंग फ्रेम में हो चाहे आप रेस्ट फ्रेम में हो। तो ये वाला आपका मूविंग है और ये वाला आपका रेस्ट है। तो
इसने कहा फिर चेंज किस में आता है, इसने कहा 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर अपेरेंट चेंज आता है। उनके फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर कौन कौन सी हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़? एक है आपका टाइम, मूव करते वक्त टाइम स्लो हो जाता है और रेस्ट में टाइम जो है वो बहुत मर मर के गुजरता है। इसी तरह मूव करते वक्त मास जो है वो ज़्यादा लगता है जबकि रेस्ट में मास कम लगता है। और इसी तरह मूव करते वक्त लेंथ जो है वो कम लगती है जबकि रेस्ट में लेंथ जो है वो ज़्यादा लगती है। अभी अजीब सी बातें थी जो इसने कही थी, लेकिन टाइम डिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है समझाने का वो इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर पहले ज़माने की बात की जाए तो पहले ज़माने में लोग जो है वो ट्रैवल करते थे पैदल या फिर ऊँटों के ऊपर या फिर घोड़ों के ऊपर, तो उनको कम से कम महीना लगता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में, ठीक है ना। अब जहाज़ आ गए तो जहाज़ ने क्या करा, वही काम उनका 24 घंटे में करा दिया, तो उनके 29 डेज़ जो है वो फ्री हो गए। तो उस जहाज़ की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी जो ऐड हुई आपकी ज़िंदगी में उसकी, उसकी वेलोसिटी की वजह से आपका टाइम जो है वो स्लो हो गया। वो बंदा अभी आधे रास्ते में, आप जो है वो हज करके वापस भी जा रहे हैं, वो अभी आधे रास्ते में, 15 दिन में आपका हज हो गया, आप वापस चले गए, वो बंदा भी आ ही रहा है, तो आपके लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा डिले हो गया ना। तो टाइम के अंदर डिले आ जाता है अगर वेलोसिटी जो है वो, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो है वो ज़्यादा हो जाए, वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हो, तो मूव करते वक्त टाइम की सिचुएशन अलग होती है, रेस्ट में अलग होती है। तो ये इसने पहली बात कही थी, ठीक है, बड़ी अमेजिंगली। और दूसरी इसने मास के बारे में बात कही। मास के बारे में इसने क्या कहा कि देखें, अगर ये आपका एक पंखा है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसका पंखा जो है, इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर जो इसने जगह घेरी हुई है वो कहाँ कहाँ घेरी हुई है, तो ये जगह घेरी हुई है क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये जगह घेरी हुई है क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये और ये। जब ये रेस्ट में था तो इसने जगह घेरी हुई थी, लेकिन जब ये मूव करने लग जाएगा, बहुत तेज़ी से जब ये मूव कर रहा होगा, फिर मैं आपसे पूछूं ये पंखा बताए कहाँ है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है, तो आपको आइडिया नहीं होगा। आप कहेंगे ये पूरी जगह इसने घेरी हुई है, कहीं पर भी ये एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं कि कहीं पर भी कोई चीज़ हो सकती है। तो मूव करते वक्त इसका मास जो है वो क्या हो गया, आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है इसने ज़्यादा जगह घेरी हुई है, क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ गया, जबकि वही है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ गया ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो मास के अंदर क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। इसी तरह तीसरी चीज़ इसने लेंथ के बारे में कही थी, लेंथ जो है वो कम हो जाती है। एक लेंथ वो है जो आप रेस्ट के अंदर मेजर कर रहे हैं, एक वो है जो मूव करते हुए मेजर कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए आपने मेजर किया, तो आपको लेंथ जो है वो कम नज़र आएगी। जैसे एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है तो बहुत बड़ी नज़र आती है, लेकिन जब वो मूव कर जाए तेज़ी से तो वो आपको कम नज़र आती है। तो लेंथ के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है, लेंथ कम हो जाती है। 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या इसने बताया, एक टाइम के बारे में बताया, एक लेंथ के बारे में बताया और एक मास के बारे में बताया, ठीक है। टाइम के अंदर डिलेशन आता है यानी कि टाइम के अंदर कमी आती है, लेंथ के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है यानी कि कमी आती है, ठीक है ना। और मास जो है यानी कि टाइम के अंदर कमी से मुराद ये टाइम बढ़ जाता है, कमी तो नहीं आती, हमारे रेस्पेक्ट से तो बढ़ जाता है। और मास के अंदर वेरिएशन आती है, मास भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर इसके रेस्पेक्ट से इसने एक डेरिवेशन वर्क का एक फैक्टर निकाल के दिया था, वो आपने बस याद करना है। इसने एक फैक्टर दिया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए और उसकी लेंथ, मास और टाइम को मेजर करना हो तो आप इस फैक्टर को दिमाग में रखिएगा। ये फैक्टर था उसका 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे v जो है ना वो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपको ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसने कहा इस फैक्टर को आप इंक्लूड कर लें, आप तीनों फार्मूले निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लें निकालने का तरीका। सबसे पहले बात करते हैं टाइम के फार्मूले की, ठीक है। टाइम के अंदर इसने क्या कहा था, टाइम जो है वो डिले हो जाता है, टाइम के अंदर डिले आ जाता है, ठीक है। तो अगर टाइम के अंदर डिले आ जाता है तो जो ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर जो है वो ज़ीरो से कम आएगा हमेशा। तो अगर टाइम के अंदर डिले आ जाता है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कराएंगे, ये फैक्टर की जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट वो बताता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल टाइम के अंदर डिलेशन आ रही है, टाइम के अंदर जो है वो एक्चुअल में बढ़ रहा है, हम कमी कह रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हमारे लिए तो बढ़ रहा है ना उस रेस्पेक्ट से। टाइम के अंदर जो डायलेशन आ रही है, इसके लिए देखिए आपने क्या करा, आपने कहा लेट टी इज द टाइम measured
इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने मान लिया टी वो टाइम है जो हमने मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किया है, एंड टी नॉट इज द टाइम मेजर्ड इन रेस्ट। सही है ना, रेस्ट में मेजर किया गया। दो हो गए, तो एक हो गया आपके पास टी नॉट और एक हो गया आपके पास टी। तो आपने देखो ये लिखा टी और ये आपने लिखा टी नॉट और बीच में लगा दिया इक्वल्स टू। ये दोनों बराबर उस वक्त होंगे जब उस फैक्टर को आप ऐड करेंगे। अगर टाइम बढ़ रहा है, डिले हो रहा है, तो आप उस फैक्टर को करेंगे डिवाइड, तो वो फैक्टर आएगा डिवाइड में 1 - v² अपॉन c²। तो ये बन गया टाइम का फार्मूला, टाइम डायलेशन का, इन अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि टाइम के अंदर कितना चेंज आएगा आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो बिल्कुल सेम आपका है मास वेरिएशन। मास वेरिएशन, अच्छा मास के अंदर क्या आती है, कमी आती है या ज़्यादा होता है, तो मास भी ज़्यादा होता है। डिवाइड इसलिए करा है कि ये फैक्टर जो है वो ज़ीरो से कम है, जब ज़ीरो से किसी कम चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो बढ़ती है, तो इस फैक्टर से डिवाइड ही करना है। मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हमें कम करना हो, रिवर्स फिनोमेना इसका, क्योंकि ज़ीरो से कम वैल्यू है ना। यानी कि आप अगर 1 को डिवाइड करें 0.1 से, तो पता है कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कम वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड करके बढ़ाती है। अच्छा मास वेरिएशन की बात करें तो फिर वही वाली लाइन आपने लिखनी है, क्या, पिछली स्लाइड दोबारा दिखा दें, अच्छा देखो। अच्छा मास के लिए मैं यहीं से, लेट m इज द मास मेजर्ड इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड m नॉट इज द मास मेजर्ड इन रेस्ट, मेजर्ड एट रेस्ट, इन रेस्ट नहीं एट रेस्ट। ठीक है, तो वो लाइन लिखने के बाद अब आप मास का जब फार्मूला लगाएंगे तो m इज इक्वल टू m नॉट, डिवाइड कर देंगे किससे, 1 - v² अपॉन c² से। ठीक है, और आखिरी जो है जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, अब ये मैं नहीं करा रहा, इसके अंदर मैं आपको बता ज़रूर रहा हूँ। इफ़ एल इज़ द लेंथ मेजर्ड इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एल नॉट इज़ द लेंथ मेजर्ड एट रेस्ट, देन अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल का फार्मूला क्या होगा, एल और एल नॉट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड। फैक्टर वही है, बस ये पता करना है मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड। मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल अच्छा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखें ये कम करेगा 1 - v² अपॉन c²। तो ये आपके पास कितने फार्मूले आ गए टोटल, तीन फार्मूले आ गए। एक हो गया आपका मास वेरिएशन का, दूसरा हो गया आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, और तीसरा हो गया, सॉरी आपका दूसरा हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, और तीसरा हो गया आपका इसके बाद टाइम डायलेशन का। इसके बाद आपके पास E = mc² की फेमस इक्वेशन है इसकी, वो देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक न्यूमेरिकल है आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, जो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 17.2 एग्जाम्पल है। पेज नंबर उसी से 2-3 पेज आगे, पेज नंबर 232, 10 पेज आगे पे मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल देख लें, पेज नंबर है आपका 232, एग्जाम्पल नंबर है आपकी 17.2। देखें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल समझा रहा हूँ कि कैसे कमी होती है। कहता है कि आपके पास एक रॉड है जिसकी आपने लेंथ मेजर करी है। कब मेजर करी है, आपने उसकी लेंथ मेजर करी है रेस्ट में। रेस्ट में मेजर की गई लेंथ को हम सिर्फ एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 1 मीटर। फिर कहता है व्हेन इट वाज एट रेस्ट व्हाट विल इट्स लेंथ बी इफ इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी। उसकी लेंथ क्या होगी, इसका मतलब एल जो है वो क्वेश्चन मार्क है। जब वो वेलोसिटी से मूव करने लग जाए 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट अगर सी है तो उसके 1/3, c/3 की स्पीड से मूव करने लग जाए, तो बताएं उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ नॉट √1 - v² अपॉन c²। वैल्यूज पुट कर दें, एल इज इक्वल टू 1 √1
1 माइनस सी अपॉन 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। एल इज इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 9 इंटू सी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लें, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, लेंथ आ गई आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन 9, 1 ऊपर बचा या कटा तो 1 बचा और 9 1 अपॉन 9। कैलकुलेटर में इसको माइनस करें 1 माइनस 1 अपॉन 9 और उसका रूट ले लें तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 0.94 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ योर फाइनल लेंथ। जब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग हो जाएगा तो उसकी लेंथ 0.94 हो जाएगी, जब वो रेस्ट में था तो उसकी लेंथ 1 मीटर रहेगी। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। आगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आगे और आएंगे, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल अगर कोई मसले मसाइल है तो वो पूछ लीजिए, अगली क्लास से इंशाल्लाह हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो वर्डिंग वगैरह उसके साथ सारा काम मैं आपको करा दूँगा।